Good morning, students and my dear friends. Today is 24th of January 2023, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook और Instagram. इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट PDF भी अपलोड होती है। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is education is the most powerful weapon you can use to change the world। और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ हेडलाइंस हैं मिंट के पेपर में। बिजनेस स्टैंडर्ड में 12 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 17 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 5 जो हैं वो मिंट के हैं, रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो जल्दी जल्दी ये 17 न्यूज़ आर्टिकल कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटी स्पेंड्स बाय बिजनेस में गो। तो इस बार के अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है वो GST लॉ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज लाने जा रही है, एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट लाने जा रही है थ्रू फाइनेंस बिल 2023। और इस पर्टिकुलर चेंज में या अमेंडमेंट में गवर्नमेंट जो है दैट इज रिवोकिंग अ प्रोविजन दैट अलाउ बिजनेस क्रेडिट फॉर टैक्स पेड on goods and services procured to meet the corporate social responsibility obligation, CSR obligation. Now, what is corporate social responsibility? It is basically a management concept where the companies put certain responsibilities to integrate social and environmental concern in their business operations. So basically, the CSR helps the company to be socially accountable by itself towards its stakeholders. तो basically company जो है वो सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को जो लॉस कर रही है बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन, उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ये CSR का कंसेप्ट लाया गया था। एंड इट इज़ अ मैंडेटरी एक्सपेंडिचर एज पर द कंपनी एक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कितना परसेंटेज मैंडेटरी होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है कंपनीज पर CSR के लिए। तो बेसिकली इस बार फाइनेंस बिल 2023 के थ्रू गवर्नमेंट जो GST में चेंज, GST लॉ में जो चेंज करने जा रही है, उसके बाद क्या होगा कि कंपनीज जो CSR में एक्सपेंडिचर करती हैं, जो CSR में खर्चे कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, जो GST पे कर रही हैं ऐसे अमाउंट पर या ऐसे एक्सपेंडिचर पर जो CSR में यूज़ हो रहा है, that GST incurred on goods and services, that GST incurred cannot be adjusted against the company's overall GST liability. On it seems quite rational also कि CSR में जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, उस एक्सपेंडिचर, मान लीजिए आप कोई फ्री गुड्स ऑफर कर रहे हैं अपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, या आपने किसी तरह की एजुकेशन सर्विसेज ऑफ़र करी या किसी तरह की कोई सोशल सर्विसेज ऑफ़र करी, और उन सर्विसेज को ऑफ़र करने के लिए आपने किसी थर्ड पार्टी को GST पे किया, तो वो जो GST आपने पे किया है वो GST आप कंपनी की ओवरऑल GST ऑब्लिगेशन पर एडजस्ट नहीं कर सकते according to the people aware about the discussion. And this would be one of the major change in the GST law कि CSR में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उस एक्सपेंडिचर पर जो GST लगी है that cannot be adjusted into company's overall GST obligation। आप अपने उसको ओवरऑल GST ऑब्लिगेशन में उस GST को एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट इज़ अ CSR पार्ट GST। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शंस जो डील करता है, यानी सेक्शन 16 और 17 ऑफ GST एक्ट, वो मॉडिफाई किया जाएगा इस नए लॉ को, नए अमेंडमेंट को लाने के लिए। And the key aspect of GST is the availability of the credit to a business for the taxes paid on purchase, so that tax applied only to the value addition at each स्टेज। बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस जो है इस अमेंडमेंट को लाने का वो ये है कि जो क्रेडिट है, जो बिजनेस को क्रेडिट दिया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी अवेलेबिलिटी को, उसको रैशनलाइज किया जाए। कैसे? क्योंकि जनरली टैक्स जो गवर्नमेंट पे करती है वो इसी बात पर पे करती है कितना कंपनी ने वैल्यू एडिशन किया। वो कैसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट? वैल्यू एडिशन। रिमेंबर, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि GST है। GST इज वन ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स जो वैल्यू एडिशन कंपनी ने किया होता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता है, उसी वैल्यू एडिशन पर GST लगती है। तो अगर आपको किसी कंपनी ने कितना वैल्यू एडिशन किया ईयरली, अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो जस्ट सी द टैक्स ऑफ
दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो गवर्नमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट टैक्स के बेसिस पर डिसाइड करती है कि उस कंपनी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, उसकी कितनी वर्थ है और उसको कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। और इसी क्रेडिट स्ट्रक्चर को, क्रेडिट एलोकेशन को, डिसबर्समेंट को रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो CSR में जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, CSR सर्विसेज को ऑफर करने में जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स आप अपने कंपनी को ओवरऑल ऑब्लिगेशन में शो नहीं कर सकते हैं। So credit for GST paid while procuring goods and services for meeting CSR obligation is a gray area। हालांकि इसमें अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अपने अलग अलग ऑर्डर्स हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के। प्रॉबेबली गवर्नमेंट इसको यूनिफॉर्म करना चाह रही, इसीलिए गवर्नमेंट इस बार लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज लाएगी GST में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ GST लॉ में ही चेंज हो, इसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट है, कस्टम एक्ट है, CGST एक्ट है, IGST एक्ट है, इन सब पर भी चेंज पड़ेगा। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो हम देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा सन्स, HDFC, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, इन्फोसिस और ITC, विप्रो, इन सब का डेटा दिया। वी कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। दिस इज द ग्रे एरिया एज आई डिस्कस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर, वॉलंटरी कार्बन ट्रेड्स टू स्टार्ट इन 2023। तो इंडिया का जो कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है वो तैयार हो रहा है। इट इज ऑल getting ready for rollout as per the Bureau of Energy Efficiency BEE। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल इस फ्रेमवर्क को रिलीज कर दिया जाएगा और इसके बाद इंडिया की जो मार्केट है वो वॉलंटरी कार्बन ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जानी चाहिए। And definitely Bureau of Energy Efficiency will be the administrator in case of carbon trading। तो प्रॉपर जो सिस्टम है, मेथडोलॉजी है, कंप्लायंसेस है, मार्केट डेवलपमेंट है, ये सारा काम जो है वो BE के ही पास है। इसके अलावा BE जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनवायरनमेंट को भी असिस्ट करेगी फॉर सेपरेटली कमिंग अप विद द नोटिफिकेशन ऑन कार्बन मार्केट। हालांकि इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी ही लेगी कि कब से इसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह का फ्रेमवर्क पास होगा। तो अभी के लिए वॉलंटरी कार्बन ट्रेडिंग होगी, वॉलंटरी मार्केट डेवलप करी जाएगी। लेटर ऑन विद इन अपकमिंग 2 to 3 years कंप्लायंस मार्केट विल ऑल्सो गेट डेवलप्ड। और कंप्लायंस मार्केट के लिए पैट स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करें। व्हाट इज पैट? पैट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ BEE अंडर द नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी। तो एक नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी है जिसका BE एक बोर्ड है और उस बोर्ड के तहत ये पैट प्रोग्राम लाया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी BEE पैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो बेसिकली पैट इज फॉर परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। तो इट्स अ रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट विल रिड्यूस द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे पैट के बारे में, BE के बारे में, नेशनल मिशन के बारे में। केवल न्यूज़ ये है कि प्रॉब्ली इस साल से जो वॉलंटरी कार्बन ट्रेडिंग की मार्केट है वो डेवलप होकर एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। लीडर्स ऑफ क्वाड लाइकली टू मीट इन मे इन सिडनी। तो इस बार की जो क्वाड समिट है वो मई होने वाली है और सिडनी में होगी। अकॉर्डिंग टू द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, कौन कौन मेंबर हैं क्वाड के? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। और इनफॉर्मली अगर बोलें तो स्क्वाड का पर्पस सिर्फ चाइना के एग्रेशन को टैकल करना था, बट लेटर ऑन इस क्वाड को अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर रिलेटेड एरियाज में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो लास्ट समिट हुई थी टोक्यो में, वहाँ पर जो चारों लीडर्स हैं उन्होंने एक एम्बिशियस एजेंडा सेट किया था, फ्रॉम मरीन टाइम डोमेन सिक्योरिटी और अवेयरनेस से लेकर के सप्लाई चेन सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक। पहले ये आया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US का जो क्वाड का स्ट्रक्चर था, ये सिर्फ चाइना को टैकल करने के लिए था। लेटर ऑन इसको एक सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की तरह भी फॉर्म किया गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन चाइना के साइड से इस पर देखने को ना मिले। तो बेसिकली पहले ये एक डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन था। लेटर ऑन टोक्यो समिट के बाद इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस, इस तरह के एरियाज में भी एक्सटेंड कर दिया गया। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। In respite of NSE, SAT sets aside SEBI's co-location ruling। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक मेजर रिलीफ मिला है
सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम सैट भी बोलते हैं, सैट ने मंडे को 624 करोड़ का जो फाइन इम्पोज किया गया था एनएससी पर, किसने इम्पोज किया था? सेबी ने इम्पोज किया था। तो सेबी ने जो 624 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली 624 करोड़ का जो फाइन था, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 624.89 करोड़ का जो फाइन था एनएससी पर लगाया था, उस फाइन को फिलहाल के लिए सैट ने, सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने स्लैश कर दिया है। तो अप्रैल 2019 का जो ऑर्डर था अगेंस्ट द एक्सचेंज इन को-लोकेशन स्कैम, उसको फिलहाल के लिए ट्रिब्यूनल ने सेट असाइड कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिकॉर्ड ई वे बिल पॉइंट टू रोबस्ट जीएसटी रिसीट्स इन जनवरी। तो मंथली जो जनरेशन हुआ है ई वे बिल का, ई वे बिल किस लिए जनरेट किए जाते हैं? जब बेसिकली हम गुड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मोर स्पेसिफिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। तो ई वे जनरेशन जो बिल है वो जनवरी में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, और उसके जनरेशन को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबली जो जनवरी मंथ है उसमें जो जीएसटी कलेक्शन होगा दैट विल बी द रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। तो ई वे बिल इज बेसिकली परमिट रिक्वायर फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड्स विद इन और अक्रॉस द स्टेट्स, जो कि दिसंबर के मंथ और जनवरी के मंथ में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 84.1 मिलियन का ई वे बिल जनरेट किया गया है दिसंबर में, जो कि सितंबर के अभी तक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से ज़्यादा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में जो जीएसटी कलेक्शन होगा दैट विल बी द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बेसिकली यहाँ पर ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, एक B20 समिट हुई है। तो उस B20 समिट में जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या क्या बोला, उनका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, ये न्यूज़ कवर करी गई है बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर। तो बेसिकली जो ये B20 समिट है, हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस है, ये ऑर्गेनाइज करी थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CII भी बोलते हैं। आपने कई बार न्यूज़ एनालिसिस में इसका नाम सुना होगा। गांधीनगर में ये समिट या ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी, ये मीट ऑर्गेनाइज करी गई थी, जहाँ पर डिफरेंट एरिया से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बिजनेस एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो इसमें इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी इसमें अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। और उनके अकॉर्डिंग, मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, इंडिया विल रोल आउट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 4G और 5G टेलीकॉम सर्विसेज और टेक्नोलॉजी स्टैक दिस ईयर। तो जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि प्रोबेबली जो इस बार इसी साल 4G और 5G टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप कर ली जाएंगी और रोल आउट भी कर दी जाएंगी, और नेक्स्ट ईयर से वर्ल्ड को भी ये टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा इंडिया। इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इंडिया में अगर जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी जाएंगी 4G और 5G जो इंडिजीनियसली डेवलप होंगी, डेफिनेटली इट विल बी टेस्टेड ऑन 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स। तो इंडिया के पास जो डेटा होगा वो भी ह्यूज होगा। टेक्नोलॉजी कैन बी ऑफर टू अदर countries as well, and only 5 countries in the world right now have end-to-end 4G and 5G tech stacks. इसके अलावा पीएम गति शक्ति को लेकर के भी DPIIT के सेक्रेटरी ने अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, बेनिफिटिंग द बिजनेस एज पर द टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो बेसिकली इस मीट में DPIIT के सेक्रेटरी भी आए थे। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जो पीएम गति शक्ति स्कीम है ये इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करेगी, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने गति शक्ति को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इसके बाद जो मिस्टर एन चंद्रशेखरन है, इंडिया चेयर B20, उन्होंने बोला दैट B20 कैन ऐड वैल्यू टू G20, द वर्ल्ड सेज चंद्रा। तो बेसिकली B20 जो समिट हुई इसके इंपॉर्टेंट को सिग्निफाई करते हुए मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने बोला कि जो B20 के जो आउटकम्स हैं, जो इससे जो डिस्कशंस, डेलिब्रेशन से जो आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, जो सजेशंस, रिकमेंडेशन निकल कर आएंगे, ये इंडिया को G20 और वर्ल्ड लेवल पे वैल्यू एडिशन करेंगे, इंडिया के लिए एक फ्रेमवर्क, एक बेस तैयार करेंगे। एंड B20 हैज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वर्किंग एजेंडा, इशूज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 एंड डिफरेंट वर्ल्ड कन्वेंशंस और अदर फोरम। इसके अलावा
आईटीसी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव पुरी, उन्होंने भी इसमें इंडिया को लेकर के बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, नेट ज़ीरो एमिशन को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इनके अकॉर्डिंग, मिस्टर पुरी के अकॉर्डिंग, ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो मस्ट बी इंक्लूसिव। तो इंडिया ने जो 2027 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा है, उसको अचीव करने के लिए एक इंक्लूसिव एजेंडा चाहिए, एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जहां पर सोशल अनइक्वालिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होंगी और हर सेक्टर का पार्ट होगा इस पर्टिकुलर ज़ीरो एमिशन को अचीव करने में। देन ओनली इंडिया विल बी एबल टू सी द एग्जेम्पलरी प्रोग्रेस इन केस ऑफ कार्बन एमिशन, ऐसा कहना है मिस्टर पुरी का इनटू दिस B20 मीट। इसके अलावा इन्होंने अपकमिंग चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई किए कि इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में अपकमिंग चैलेंजेस क्या हैं, फाइनेंशियल एंड सोशल इश्यूज़ क्या हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो डिटेल डिस्कशन हुआ, पैनल डिस्कशन, जहाँ पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बैंक्स गेट टाइम टिल December 31 टू रिन्यू लॉकर कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंक्स में जो सेफ डिपॉजिट लॉकर की फैसिलिटी मिलती है, उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रीवर्क करने के लिए, रिन्यू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को दिसंबर एंड तक का टाइम दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को बोला है कि दिसंबर के अंतिम 31 ऑफ दिसंबर तक जो बैंक्स हैं वो एग्रीमेंट के रिन्यूअल की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ले। बैंक्स वर अर्लियर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय January 1, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और आरबीआई ने प्रॉपर बताया कि आप फेज मैनर में जाकर के इंटरमीडिएट जो माइलस्टोन है इनको अचीव कर सकते हैं, यानी 50% बाय June 30, 75% बाय September 30 और 100% बाय December 31। क्यों ये टाइम लाइन और क्यों ये बेसिकली फेज मैनर में आरबीआई ने बोला? क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट में रिवीजन किया था एग्जिस्टिंग लॉकर फैसिलिटी को लेकर के, उन्हीं को एग्जीक्यूट करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को ये टाइम दिया है। और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिवाइज्ड जो एग्रीमेंट है इस पर साइन नहीं किया है, तो प्रॉबेबली ये टाइम एक्सटेंशन इसलिए वर्क करेगा और सारे जो कस्टमर्स हैं वो नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन कर पाएंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर आरबीआई ने एसबीएम बैंक को रेमिटेंस ट्रांजैक्शन के लिए मना कर दिया है। स्टॉप रेमिटेंस ट्रांजैक्शन इमीडिएटली आरबीआई टू एसबीएम बैंक। और क्यों आरबीआई ने एसबीएम बैंक इंडिया जो कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की सब्सिडी है उसको मना कर दिया है किसी भी तरह के रेमिटेंस ट्रांजैक्शन के लिए अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS जो स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की, जिसके तहत अभी फिलहाल के लिए एसबीएम बैंक जो है वो किसी भी तरह का रेमिटेंस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि देयर आर सर्टेन मटेरियल कंसर्न दैट नीडेड टू बी रिजॉल्व बिफोर गोइंग अहेड। हालांकि कंटेंट क्या है, कंसर्न क्या है, ये आरबीआई ने अभी बहुत डिटेल में इसको एलैबोरेट नहीं किया है, बट मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न पाए गए हैं बैंक की बुक में और इसी वजह से बैंक को फिलहाल के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया किसी भी तरह के रेमिटेंस ट्रांजैक्शन से। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पुट ई गेमिंग पॉलिसी ऑन होल्ड, लॉ पैनल टू माइटी। तो फिलहाल के लिए लॉ कमीशन ने टॉप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को बोला है कि ऑफिशियल्स को बोला है कि जो ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी आ रही थी, फिलहाल के लिए उसको होल्ड पर रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि लॉ कमीशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करी है इस पर्टिकुलर ई गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के, और इसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के बेसिस पर फिलहाल के लिए लॉ कमीशन ने बोला है कि आप अभी के लिए एज ऑफ नाउ यू जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी ऑन होल्ड। हालांकि जो पीपल अवेयर है मैटर में, उनका ये कहना है कि मिनिस्ट्री जो है इस बात पर शायद ही एग्री करे और ड्राफ्ट रूल में कोई चेंज लाए, लेकिन मिनिस्ट्री ने कमीशन को बोला है कि आप अपने इनपुट सबमिट करिए, वी विल सी ऑन इट। किसने इस कमीशन को, लॉ कमीशन को चेयर किया था, ये आप याद कर सकते हैं, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने ये कमीशन चेयर किया था, जिसमें कई सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थे। और बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज टेकल किए गए वो यही हैं कि फाइनेंशियल लॉस, एडिक्शन, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर चल, उनको लेकर के ये रिपोर्ट तैयार करनी थी लॉ कमीशन को। और इसके अलावा कई सारे लीगल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व थे ऑनलाइन गेमिंग पे लेकर के, और इसी पर लॉ कमीशन ने अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करी है, इन डेप्थ स्टडी करी है, ड्राफ्ट रूल पॉलिसी रूल्स आए थे उसको एनालाइज किया है, और इसी पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करी गई। और ये बोला गया फिलहाल के लिए अब जो ई गेमिंग पॉलिसी ला रही है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, वो फिलहाल के लिए उसको होल्ड पर रखा जाए। हालांकि कमीशन हैज़
also noted that the finance ministry was working to finalize the new laws and introduce amendment in the existing ones related to this sector. लेकिन probably हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद ये जो ई गेमिंग पॉलिसी थी ये फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ्स के लिए होल्ड पर हो सकती है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज क्लिप्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एनएसई एक्स चीफ्स गेट सैट रिलीफ इन को लोकेशन केस, जो कि हम अभी मिंट के पेपर में या मिंट के न्यूज़ में ये इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं, जहाँ की सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनएसई को रिलीफ दिया है फाइन इम्पोजिशन था जो कि सेबी ने किया था। एंड दिस इज़ द केस फाइल। अगर केस की हिस्ट्री में आप जाएं जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर करी है, मिंट ने नहीं कवर करी थी, तो 2009 में एनएसई ने लॉन्च किया था को लोकेशन फैसिलिटी। 2015 में सेबी ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव करी थी अगेंस्ट द इरेगुलरिटीज एट एनएसई। 2017 में EYISB सबमिट ने अपनी फाइंडिंग सबमिट करी थी सेबी को। अप्रैल 2019 में सेबी ने डिसआर्गुमेंट ऑर्डर इशू किया था अगेंस्ट एनएसई और उनके सीईओ के अगेंस्ट में। मई 2019 में एनएसई ने सैट में अपील करी थी। मार्च 2022 में सीबीआई ने रामकृष्ण को अरेस्ट किया था इसी पर्टिकुलर को लोकेशन केस में, और जनवरी 2023 में सैट ने इस जजमेंट ऑर्डर को फिलहाल के लिए सैट के जो सेबी ने फाइन लगाया था उस फाइन को सैट ने एसेट असाइड कर दिया है। लेट अस सी आगे क्या करता है सेबी और एनएसई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एप्पल लुकिंग टू मैन्युफैक्चर 25% ऑफ आईफोन्स इन इंडिया। गोयल, द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने मंडे को बोला है कि जो अमेरिकन कंपनी है दैट इज एप्पल, वो इंडिया में सिग्निफिकेंटली अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई चेन डाइवर्सिटी को लेकर के इसमें कंपनीज बहुत ज़्यादा ईगर हैं, एप्पल भी उसी लाइन में है। और एप्पल का ये मानना है कि वो इंडिया में अपना एक सेफ मैन्युफैक्चरिंग बेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ देयर आईफोन दे वांट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, और उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के जो मेजर्स मिस्टर पीयूष गोयल ने बोला जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेजर्स लिए हैं कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पॉलिसीज़ के लिए, उन सब की वजह से ये आउटकम देखने को मिल रहा है। एप्पल हैज़ 5 to 7% ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एज ऑफ नाउ, और उसको इंक्रीज करना चाहता है एप्पल अप टू 25%। सो लेट अस सी ये कब एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गूगल रीवर्किंग टर्म्स ऑफ मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की अपील को रिजेक्ट कर दिया था, जहाँ पर सीसीआई ने गूगल पर ह्यूज फाइन लगाया था, और उस पर्टिकुलर रिजेक्शन के बाद जो गूगल है उसने अपने मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जिसको माडा भी बोलते हैं, मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट पर रीवर्क करना शुरू कर दिया है, विच इट हैज़ साइन विद द मोबाइल डिवाइस ब्रांड्स। तो गूगल ने जितना माडा साइन किया था डिफरेंट मोबाइल डिवाइस ब्रांड से, उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर रीवर्किंग स्टार्ट कर दी है इन ऑर्डर टू comply with CCI directions। तो जब से लॉन्च हुआ ये 2015 के बाद से विस्तारा ने पहली बार Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में ये प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर फॉर विस्तारा सिंस इट्स लॉन्च। 2015 में विस्तारा लॉन्च हुई थी, और ये जो Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर, ये पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू फॉर विस्तारा। तो विस्तारा फ्लाइज इनटू प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लॉन्च। और अगर ग्रोथ देखें 35%, ग्रोथ इन पैसेंजर ट्रैफिक 47%, 11 million numbers of passenger in airline flew in 2022, 11% rise in airplanes frequent flyer membership। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ECLG प्रिवेंटेड 12% ऑफ MSME लोन्स फ्रॉम टर्निंग बैड SBI रिपोर्ट। तो SBI की रिपोर्ट पब्लिश हुई है MSME क्रेडिट को लेकर के, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MSME क्रेडिट को NPA में टर्न अप होने से या बैड लोन में टर्न अप होने से हेल्प करी इस गवर्नमेंट की इस स्कीम में। व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट? ECLGS स्कीम, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब लॉन्च करी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में लॉन्च करी थी, और SBI की एक रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई जहां पर SBI ने बताया कि गवर्नमेंट की इस स्कीम में MSME को हेल्प करी बैड लोन टर्न अप होने पे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करी। सो अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अराउंड 12%, दैट इज 2.2 trillion of outstanding MSME credit has been saved from slipping into NPA category by this emergency credit line guarantee scheme launched by central government। और इसी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 16.5 मिलियन जॉब्स भी सेव हुई हैं 2022 नवंबर 2022
तक का ये डेटा है। और अगर नंबर्स की बात है तो अप्रॉक्सीमेटली 1.46 मिलियन MSME अकाउंट्स जो हैं उनको सेव किया है ECL, जिसने ऑलमोस्ट 93.8% इन MSME सेक्टर, जिसमें से 93% जो थे वो केवल MSME सेक्टर के लिए थे। तो जिस गवर्नमेंट उन्हीं के लिए लाई थी ये बेसिकली स्कीम, और ये SBI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिस स्कीम वाज इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर MSME sector. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.